वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में और यह टॉपिक रिलेटेड है पर्यावरण से। जी हाँ, इन्वायरमेंट से। इसमें हमारा स्पेशल फोकस है COP, मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। आखिर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती क्या है और इस समय ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो चल रही है वो किस नंबर की चल रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसका जो शहर है दुबई, वहाँ पे COP28 का आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन 30 नवंबर से लेके मतलब आज की डेट 12 दिसंबर, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसको चलना है। ठीक है, तो आज 12 दिसंबर है। आज यह COP28 की ये जो मीटिंग है वो ओवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो हम इस पे जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो की वर्ड्स हैं जो अक्सर जो है वो आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और अगर कहा जाए न्यूज़पेपर में तो ये हमेशा हाईलाइट होते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, ठीक, उसकी जो 28 जो मीटिंग है, जो 28वीं मीटिंग है, वो जो है UAE के दुबई में हो रहा है। ठीक है, और इससे पहले अगर अभी इस वर्ष मतलब कि 2023 में COP28 हो रहा है तो इसके पिछले साल कौन से नंबर का हुआ होगा? COP27। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं COP27, ये जो COP27 है यह इजिप्ट के शहर शर्म एल शेख, ठीक है, शर्म एल शेख में 27वें नंबर की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी। तो अभी जो वर्तमान में जो मीटिंग जो चल रही है, जो कि 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर आज ख़त्म होनी है, यह COP28 है। अब हम जानेंगे कि आखिर ये COP है क्या है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात की जाती है, इसमें जो एग्रीड नेशन होते हैं, जो एक साथ एकजुटता दिखाने वाले जो राष्ट्र हैं, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और यह प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत होती है वह UNFCCC के द्वारा होती है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कब से होती है? UNFCCC के द्वारा। अब बात आती है कि आखिर ये UNFCCC है क्या? UNFCCC इसकी बात आती है 1992 में। कब आती है? 1992 में। और 1992 में मीटिंग होती है रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, कहाँ? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ये है ब्राज़ील का शहर, ये है ब्राज़ील का शहर। वहाँ पे 1992 में मीटिंग होती है और यह मीटिंग जानी जाती है अर्थ समिट के नाम से। क्या? अर्थ समिट के नाम से। ये जो अर्थ समिट है 1992 में रियो डी जेनेरियो में होती है, जो कि एक ब्राज़ील का शहर है। और ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है वो की जाती है UNCED के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट का आयोजन किया जाता है और वहीं पे UNFCCC की बात आती है। अब बात यह है कि आखिर ये है क्या? ये इसका जो फुल फॉर्म आता है वो यह है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर से सुनिए इसको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो ये जो बॉडी है, यही बॉडी जो है वो कोप की मीटिंग कराती है। क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो UNFCCC जो है वो 1992 में तो कंस्टिट्यूट हो गया, लेकिन यह जो इफेक्टिव होता है, ठीक है, एक होता है ना कि एक चीज़ का बन जाना और दूसरा जो है वो प्रभाव में आना। ये जो इफेक्टिव होता है वो होता है 1994 में। कब? 1994। और इसकी जो एग्जिस्टेंस अगर डेट की अगर मैं बात करूं तो 1994 21 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च 1994। तो UNFCCC जो है इफेक्टिव होता है 21 मार्च 1994 को। और UNFCCC के द्वारा जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग रखी जाती है, मतलब कि कोप फर्स्ट। ठीक है, तो कोप फर्स्ट, COP फर्स्ट, जैसे इस क्रम में अभी जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है? COP28 चल रहा है। तो जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 1995 में। कब? 1995।
अब 1995 में ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो मीटिंग होती है वह कहाँ पे होती है ये भी जान लीजिए। तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। तो कोप फर्स्ट की मीटिंग 1995 में बर्लिन में होती है, ठीक है। बर्लिन क्या है? बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है। अब इसी क्रम में हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो है वो मीटिंग होती रहती है, ठीक। और इसका जो मूल आधार क्या है? UNFCCC है, ठीक। जैसा कि मैंने इसका फुल फॉर्म बताया कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये तो इसकी ओरिजिन की बात हुई। आखिर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, आखिर ये लोग मिलते क्यों हैं, ठीक। तो देखिए, जब इसकी शुरुआत होती है तो शुरू में ही 195 जो है नेशंस इसके साथ जो है शामिल होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये कहा जाए कि विश्व के लगभग सारे देश इस एक कॉमन एजेंडा पे एक साथ आते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नो डाउट अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात किया जाए तो उनके द्वारा जो तीन सबसे खतरनाक चीज़ें बताई गई हैं वो वह है कि एक है एनवायरनमेंट मतलब कि पर्यावरण, दूसरा टेररिज्म और तीसरा प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। तो अगर ग्लोबल चैलेंज की अगर बात किया जाए तो एक है क्लाइमेट चेंज जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो 3 ग्लोबल चैलेंज जो पॉइंट आउट किया गया है वो ये है कि एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है प्रोटेक्शनिज्म और तीसरा टेररिज्म, ठीक। तो उस 3 में भी जो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व के लिए चुनौती का जो है वो एक मतलब चुनौती बनी हुई है वो है क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है वो प्रोटेक्शनिज्म और टेररिज्म से भी ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या है। तो जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो पूरे विश्व के लिए जो है वो क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है। और इस वजह से इस मामले में कोई अमीर देश हो या ये कहें कि डेवलप कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हो, या अगर हम कहें कि जो आइलैंड कंट्री हैं, सबके लिए जो है ये चुनौती जो है वो सबसे बड़ी है। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की जो मीटिंग है ये हर साल होती है और काफ़ी सीरियस इशूज इसके लिए उठाए जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है अगर ये कहा जाए कि है तो इसमें मतलब जब शुरुआत होती है 195 कंट्री होते हैं, आज की डेट में इन देशों की संख्या जो है 198 हो चुकी है, ठीक। तो इसमें जो है बातें तो होती हैं लेकिन और कमिटमेंट भी जो है किया जाता है कि हम जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी हमारे से एफर्ट्स हो सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन ये कमिटमेंट जो है कितना पूरा होता है ये हमेशा जो है एक सोचने का विषय बना रहता है, ठीक है। तो इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अभी जो मीटिंग हो रही है COP28 की, जैसा कि मैंने बताया कि यूएई के शहर दुबई में हो रही है, ठीक है। अब ये जो है ये जो COP28 है उसके हेड बनाए गए हैं, या ये कहा जाए कि प्रेसिडेंटशिप जो है इनके हाथों में। अब ये हैं कौन? ये हैं सुल्तान अल जाबेर, ठीक। इनका नाम याद रखिएगा, ये हैं सुल्तान अल जाबेर। ये जो यूएई की सरकारी तेल कंपनी है उसके CEO हैं। क्या है? CEO। अब जैसा कि जानते हैं कि कंपनी का जो CEO होता है वो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो यूएई, जो दुबई मतलब कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक। उसकी जो सरकारी तेल कंपनी है उसके ये सबसे बड़े अधिकारी हैं और इन्हीं को COP28 का जो प्रेसिडेंटशिप है वो दिया गया है और इनका नाम है सुल्तान अल जाबेर। अब एक और संस्था का नाम आपको याद रखना है और यह संस्था है 350.org, ठीक है। क्या? 350.org। ये 350.org है क्या? यह है एक NGO, ध्यान रखिएगा, यह है NGO, ठीक। एक नॉन प्रॉफिट, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। और यह जो NGO है इसका नाम है 350.org। यह पर्यावरण से या पर्यावरण सुरक्षा संबंधी जो है वो मुहिम जो है हमेशा चलाती रहती है। इस NGO का विरोध ये है
और डायरेक्ट विरोध इनको लेके है, ठीक है। और ख़ास तौर से ये कहा जाए कंप्लीटली तो यूएई में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है COP 28 उसको ही लेके। अब क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूएई है, ठीक, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो है टॉप 10 कंट्री में आती है जो कि फॉसिल फ्यूल को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, या क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में इसका जो है टॉप 10 में है। और जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो चैलेंज बना हुआ है वो फॉसिल फ्यूल बर्निंग है। जो जीवाश्म ईंधन है उनके जलने से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और मोस्टली क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो CO2 के एमिशन का जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है? वो है फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल मतलब कि क्रूड ऑयल, ठीक, जिसमें डीजल पेट्रोल आते हैं, उसके प्रोडक्शन में ये जो देश हैं वो टॉप में है। तो जो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, ठीक, वह उसका सोल्यूशन कैसे बन सकता है? तो यहाँ पे जो 350.org है, ये जो संस्था है, इनका ये ऑब्जेक्शन था कि यूएई जो है इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 है, ठीक है, जो COP 28 की जो मीटिंग है वो कैसे ये करा रहे हैं, ठीक। क्योंकि सबसे बड़े इसमें जो है अगर कहा जाए जो अपराधी हैं वो तो यही हैं, ठीक, तो चोर भी यही, पुलिस भी यही, तो ये कॉन्सेप्ट। और इसका कहना ये है कि कुछ ऐसा है यह बात कि जो सिगरेट की कंपनी है उसी को कहा जाए कि कैंसर को ख़त्म करने की वो मुहिम चलाए, ठीक है। तो सिगरेट की कंपनी कैंसर खत्म करने की मुहिम कैसे चला सकती है? तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है इनके अनुसार। जैसे कि आप लोगों ने पंचायत वाली सीरीज़ भी देखा होगा, उसमें नशा मुक्ति अभियान के लिए जो गाड़ी जो हायर की जाती है और उसका जो ड्राइवर होता है खुद ही जो है वो दारू पी के जो गाड़ी चला रहा होता है। और कौन सा अभियान चला रहा है? नशा मुक्ति अभियान। तो इस तरह के जो कंट्राडिक्शन है वह जो है यहाँ जो COP 28 है, जो यूएई में जो COP 28 है और ये जो प्रेसिडेंटशिप इनके द्वारा जो की जा रही है, ये कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक, कि जिसके द्वारा पर्यावरण या ये कहा जाए जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो जिम्मेदार चीज़ है, ठीक, वो ये हैं, तो ये जो है इसको प्रोटेक्ट कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो ये बातें थी इस मीटिंग में। अब चलते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। देखिए कोप जो फर्स्ट है, क्या मैंने बताया कि कोप फर्स्ट की जो मीटिंग होती है वो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में होती है। इसी क्रम में, और कब होता है ये? 1995 में। जो कोप थर्ड है, ठीक है, कोप थर्ड जो है इसकी मीटिंग 1997 में होती है। कब? 1997 में होती है। और कहाँ पे होता है? क्योटो में होता है, ठीक। अब ये क्योटो है कहाँ का? ये है जापान का एक शहर, ठीक है, जापान का शहर है क्योटो। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल आता है इसी को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। और ये भी क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड होगा? क्लाइमेट चेंज से। यहाँ पे बात ये आती है कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है कार्बन क्रेडिट का, ठीक है, कार्बन क्रेडिट का। अब यहाँ पे समझेंगे कि आखिर कार्बन क्रेडिट ये है क्या, ठीक। तो जो कार्बन क्रेडिट का जो ये जो कॉन्सेप्ट आता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए एक टन जो कार्बन होता है, अगर उसको क्रेडिट की बात की जाए तो उसको एक क्रेडिट मिलती है, ठीक है, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड की बात, ठीक है। तो एक टन जो CO2 है वो एक कार्बन क्रेडिट के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट मिलेगी कैसे? एक्चुअली में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके इमिशन को, ठीक, उसको बैलेंस करने के लिए ये व्यवस्था जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दी गई। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं दो कंपनियां, ठीक है, कंपनी A और कंपनी B, ठीक है, या इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये कंपनी क्या है कि इसको एक थ्रेशोल्ड लेवल दिया गया था कि ये जो है ये 30 टन, कितना? 30 टन जो है वो CO2 या ये कहा जाए ग्रीन हाउस गैस को इमिट करेंगे, ठीक है।
और इनकी जो लिमिट दी गई थी, इनको लिमिट दी गई थी कि ये जो है वो 40 टन जो है वो इमिट करेंगे, क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस। होता क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है, ठीक, इसने क्या किया कि 30 टन इमिट ना करके इसने किया 20 टन, ठीक है, इसने जो है वो 20 टन कार्बन का इमिशन किया, और इन्होंने 40 टन ना करके इन्होंने कर दिया कितना, 50 टन, ठीक है, इन्होंने 50 टन कर दिया। अब क्या हुआ कि इनकी लिमिट क्या थी कि 40 टन, इन्होंने एक्सेस कितना किया, 10 टन, इन्होंने 10 टन जो है वो ज़्यादा इमिट किया, और इन्होंने क्या किया, 10 टन कम। अब ये जो 10 टन इन्होंने जो कम किया, इनके पास जो है वो 10 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगी, कितना, 10 कार्बन क्रेडिट। अब ये क्या करेंगे कि ये अब इनको बेच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 10 ज़्यादा जो है वो 10 टन जो है वो ज़्यादा किया है, तो इनको 10 क्रेडिट चाहिए। तो अब जब ये कंपनी कम, मतलब कि CO2 या ये कहा जाए जो ग्रीन हाउस गैस है उसका कम इमिशन करके उसने क्या क्या क्रेडिट अर्जित की। अब इसके लिए क्या होगा कि जब ये इनको बेचेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है या ये जो देश भी हो सकता है, ठीक है, ये क्या करेंगे कि इनको जो है पैसा देंगे, किसके लिए, इस 10 कार्बन क्रेडिट के लिए। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से जो ग्रीन हाउस गैस है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इमिशन पे एक लगाम लगेगी। तो इस तरह के जो कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्योटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट चलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट होता है 2015 में, और यहाँ पे ये जो मीटिंग होती है ये होती है COP21। जो COP21 है ये होता है 2015 में, और कहाँ पे होता है, पेरिस में होता है, ठीक है। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में COP21 का आयोजन जो है 2015 में होता है। वहाँ पे जो बात आती है वो यह आती है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के जो मेंबर हैं, ठीक है, ये मेंबर यह डिसाइड करते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, या ये कहें कि जो औद्योगिक क्रांति के जो पहले जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, ठीक, उस टेम्परेचर से मैक्सिमम 2 डिग्री तक ही हम तापमान बढ़ाएंगे। तो एक इसको तरह से इमेजिन कीजिए, जैसे मान लिया कि जो प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट था, ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति के पहले मान लिए प्री इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन, ठीक है, उस टाइम पे मान लीजिए कि तापमान जो ग्लोबल टेम्परेचर था, ठीक है, जो ग्लोबल टेम्परेचर था मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ाना है, इससे 2 डिग्री, मतलब कि अगर आज की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम +2 करते हैं, ठीक है, +2 करते हैं तो कितना डिग्री आप बढ़ा सकते हो, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये बात जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के तहत आती है कि जो इसके जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, ठीक, उस समय उसके पहले जो ग्लोबल टेम्परेचर था उससे मैक्सिमम हम 2 डिग्री तापमान बढ़ाएंगे। और इसमें भी एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, इन समूहों में से, या ये कहा जाए जो भी ये राष्ट्र थे, ठीक है, इस पार्टीज के, इसमें से कुछ इसकी बात करते हैं, INDC की बात करते हैं, किसकी, INDC। अब INDC क्या है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, क्या, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब INDC में बात ये की जाती है कि हम जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, हम तो है 1.5 डिग्री ही सेंटीग्रेड आगे तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि हम जो है इतना तक ही तापमान बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब कि जो ग्लोबल टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, अगर 14 डिग्री में अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो इसका मतलब कि और डिटरमाइंड होते हैं कि हम और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और कम करेंगे। अब ये बताइए कि जब तापमान और जो ग्लोबल टेम्परेचर है या जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है इसको अगर और कम करना चाह रहे हो तो फॉसिल फ्यूल या ये कहें कि ग्रीन हाउस गैस, उसके इमिशन को क्या करना होगा, और ज़्यादा कम करना होगा, ठीक है। तो अपने पर्यावरण में जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके अमाउंट को
कम करने के लिए एफर्ट करने होंगे, ठीक है। तो एफर्ट दो तरीके से हो सकता है, एक तो इन्वायरमेंट में वो गैसें आए ना, और जो गैसें आ चुकी हैं उन गैसों को कैसे ख़त्म किया जाए, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक, उनके आने पे पाबंदी लगे, और जो आ चुके हैं उनको जो है क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो एक और जो है कॉन्सेप्ट आता है CDR, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया जाए, या ये कहा जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो कैसे कम किया जाए, तो ये दो तरीके हो सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उन पे जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिपेंड होना पड़ेगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स की सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो ये जो सब्स्टिट्यूट है उनको जो है हमें अपने जो है मतलब कि अपने जो है यूज़ में लाना होगा, जबकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला, इनको क्या करना है, इनके यूज़ को जो है कम करना होगा, तब जाके ये पॉसिबल है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में, ग्लासगो पैक्ट, ठीक है। ये जो ग्लासगो पैक्ट है, स्कॉटलैंड का ग्लासगो, यहाँ पे COP26 होता है। क्या होता है, COP26। जो COP26 है वो है ग्लासगो में होता है। अब ये होता कब है, 2021 में, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कोल वर्ड जो है यूज़ करके बोला गया कि कोयला का यूज़ जो है वो ख़त्म किया जाए, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, जो कोयला है उसके यूज़ को जो है वो ख़त्म करने की बात की गई, ठीक, कि कोई भी देश जो है अब कोयला ना इस्तेमाल करे, ठीक है, क्योंकि कोयला के बर्न से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी इमिशन में उसका क्या है, ज़्यादा योगदान है। तो कोयले के प्रयोग पर पाबंदी की बात आई। और जो फॉसिल फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब कि डीजल, पेट्रोल, इनके यूज़ को जो है कम से कम किया जाए, या एक फेज़ मैनर में, मतलब कि 5 साल 10 साल में उसके प्रयोग को, उसके यूज़ को जो है कम से कम किया जाए। तो ये बात आती है ग्लासगो पैक्ट में, ठीक है। और ग्लासगो पैक्ट कब है, COP26 के तहत, और 2021 में। अब कार्बन मार्केट, जैसे कि मैंने क्योटो प्रोटोकॉल को समझाते समय मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट आया था, कार्बन क्रेडिट की बात आई थी। उसमें जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर दो इंडस्ट्री हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक, ए जो है अगर 10 कार्बन क्रेडिट इसको अगर मिलता है, और ये जो है 10 कार्बन क्रेडिट के लॉस में है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इनसे जो है वो परचेज करेगा। और ये जो परचेज मतलब खरीदने और बेचने की जो व्यवस्था है वही है कार्बन मार्केट, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, अभी अपने लेक्चर में जो है मैं बार बार ग्रीन हाउस गैस बोलते चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आखिर ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस तो कोई मतलब घर होगा। तो एक्चुअली क्या है कि जो यूरोपीय देश है, ठीक है, वो हाई लैटिट्यूड पे हैं, वहाँ पे होता क्या है कि सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, तो वहाँ पे सब्जी भाजी जो है वो इस तरह के एक शीशे का घर होता है, उसी घर में जो है सब्जी भाजी को ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो यहाँ पे ग्रो कराई जाती हैं, ठीक। क्यों, ये शीशे के जो घर होते हैं उनमें एक जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो तापमान मिल जाता है, ठीक। अब बात ये आती है कि जो बाहर का जो इन्वायरमेंट का तापमान है, ठीक, वो तो बहुत कम होता है, लेकिन ये जो शीशे के घर जो बनाए जाते हैं इनमें तापमान जो है वो ज़्यादा होता है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, जब सूर्य की रोशनी, ठीक है, जो सनलाइट है, सनलाइट जब पड़ती है, ठीक, तो सनलाइट इस शीशे की दीवालों को क्रॉस करके आने को तो आ जाती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, आने को तो आ जाती है, लेकिन जब ये टकरा के जब इसको जब पूरा वापस जाना होता है
तो जा नहीं पाती है। या इसी गैस ये जो शीशे का जो घर है, इसी में ये किरणें जो है ट्रैप हो जाती हैं। ठीक, तो ये जो सोलर रेडिएशन है, तो सोलर रेडिएशन में जो आने वाली रे है वो तो आ जाती है, लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं वो जा नहीं पाती हैं। ठीक है, शीशे को भेद नहीं पाती हैं। तो होता क्या है कि जो आने वाली रोशनी है, ठीक, आने वाली रोशनी की जो एनर्जी है, ठीक, अगर मैं उसको मैं E1 मान लूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको E1 मान लूँ और जो जाने वाली रोशनी है अगर इसको मैं E2 मान लूँ, ठीक है, तो आने वाली रोशनी की जो ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी, तो E1 जो है वो E2 से ज़्यादा होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी E बराबर क्या होता है, hc अपॉन लेमडा। ठीक है, h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, c क्या है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या है, उस प्रकाश की, उस लाइट की जो है वेवलेंथ है। तो अगर एक रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे एनर्जी और तरंगदैर्घ्य में जो रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। कौन सा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तो यहाँ से जो आपको एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये दिखने को मिलेगा कि अगर E1 की तरंगदैर्घ्य लेमडा 1 मान लें और E2 की तरंगदैर्घ्य जो है लेमडा 2 में मान लूँ, तो यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा होगा। क्या होगा कि जो लेमडा 1 है, ध्यान दीजिएगा, जो लेमडा 1 है, ठीक, वो कम होगा लेमडा 2 से। तो जो आने वाली प्रकाश होती है, जो आने वाली रे है, उसका जो तरंगदैर्घ्य लेमडा 1 है, और जो जाने वाला प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य लेमडा 2 है। तो आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है कम, मतलब वेवलेंथ होती है कम, इस वजह से इस शीशे की दीवार को पेनिट्रेट करके वो अंदर चला जाता है। ठीक, लेकिन जब रिटर्न होना होता है तो तरंगदैर्घ्य जो है वो बढ़ जाती है, ठीक, बड़ी हो जाती है। तो लेमडा 2 ये जो तरंगदैर्घ्य है वो बड़ी हो जाती है, तो ये जो प्रकाश है फिर से एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाता, और यहाँ पे ये जो रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाती है, और यहाँ पे जो तापमान है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और पौधे जो है जितनी उनको तापमान चाहिए वो मिल जाता है और वो ग्रो करते हैं। ठीक, तो ये जो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यूरोपियन नेशन में, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। ठीक, और ये जो प्रभाव है इसी को बोला गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बात ये आती है कि ये जो हम तो इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेज हैं इनकी बात की जा रही है। तो ये जो है वो शीशे के तरह कैसे हैं, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें स्पेशली आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, PFCS परफ्लोरोकार्बन, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो गैसें हैं, जैसे अगर मैं इसको जो है अर्थ सरफेस मानूं और इसको जो है आप यहाँ पे हम सन मान लेते हैं, तो जो आने वाली रेडिएशन है, ठीक, ये आ रही है, ठीक, ये आने वाली रेडिएशन है। होता क्या है कि ट्रोपोस्फीयर में ये सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। अब ये गैसें करती क्या है कि एक लेयर बना लेती हैं, ध्यान दीजिएगा, एक लेयर बना लेती हैं, ठीक, एक आवरण बना लेती हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, GHG, ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं, यह आवरण बिल्कुल वो जो ग्रीन हाउस था, जो शीशे का जो ग्रीन हाउस था, बिल्कुल वैसे ही वो शीशे की तरीके से ये ग्रीन हाउस गैस काम करती हैं। तो शीशे की तरह मतलब क्या कि जो आने वाली रेडिएशन है उसको तो आने देंगे, लेकिन जब ये रिटर्न होके परावर्तित होंगी तो इनको बाहर जो है एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती है। तो होगा क्या कि ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो लेयर है वह एक शीशे के चेंबर की तरीके से काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, मतलब ये जो रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाएगी, और यहाँ का जो तापमान है वो क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही जो ग्लोबल लेवल का तापमान बढ़ना है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ये, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए
रिस्पॉन्सिबल जो गैसें हैं उन्हीं को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग गैस, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल गैसेस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, HFCs है एंड PFCs एंड SF6, ठीक है। तो और इनके जो सोर्स हैं वो है क्या, फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल का जो है वो बर्न करना, ये इनके मेन सोर्स है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो जीवाश्म ईंधन है उनके जलाने से CO2 उत्पन्न होती है, कोयला और क्रूड ऑयल के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है। मीथेन की बात किया जाए तो जो कृषि क्षेत्र हैं, ठीक है, वो जो है एक मेन सोर्स है मीथेन के प्रोडक्शन का, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो मिट्टियाँ हैं वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो निकलता है। अगर SF6 की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन से सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स निकलते हैं। PFCs की अगर बात करें, ठीक है, और HFCs की बात किया है तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो है ये HFCs और PFCs निकलते हैं, ठीक है। तो ये तो मेनली जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में आते हैं, ठीक। जो ओजोन लेयर रहती है उसको जो है वो क्षय पहुंचाने में इन गैसेस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल में अगर मेनली बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। और ख़ास तौर से जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से, फॉसिल फ्यूल के कंबंशन से आती है, ठीक है, जो जीवाश्मी ईंधन है उनको जलाने से, कोल और क्रूड ऑयल के बर्न से आती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जाना कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेट जीरो की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेट जीरो एक्चुअली IPCC की रिपोर्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिए, IPCC इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। इसकी रिपोर्ट ये है कि हमने जो टारगेट रखा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर होना चाहिए, जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो तापमान था उससे 2 डिग्री, कितना, उससे केवल 2 डिग्री ज़्यादा अगर टेम्परेचर आप रखना चाहते हैं तो 2050 तक नेट जीरो इमिशन होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आखिर ये नेट जीरो इमिशन है क्या, ठीक। तो देखिए, जैसे मान लिया कि एटमॉस्फेयर में 50 मिलियन टन, ठीक है, कितना, 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस आ रही है, ठीक है। अब हम एक ऐसी मैकेनिज्म लाएं कि ये जो 50 मिलियन टन है, इस 50 मिलियन टन को किसी तरीके से क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, रिड्यूस कर लिया जाए, मतलब ख़त्म करें, ठीक। वो नेचुरल तरीका हो, फिजिकल तरीका हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो कुल मिला के ये अगर इतना अमाउंट एटमॉस्फेयर में आ रहा है, 50 मिलियन टन अगर ग्रीन हाउस गैस आ रही है, तो एक हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके तहत ये पूरा गैस जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाए, रिड्यूस कर लिया जाए, ठीक। तो होगा क्या, 50 मिलियन टन या मीट्रिक टन माइनस 50 मीट्रिक टन, इसको क्या करें, एटमॉस्फेयर से हटा लिया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेट जीरो, ठीक। तो यहाँ पे नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नेट जीरो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस या कार्बन इमिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जितना ग्रीन हाउस गैस या CO2 जो है एटमॉस्फेयर में आ रही है, उतना जो है किसी तरीके से एटमॉस्फेयर से निकाल लिया जाए। अब उसके तरीके क्या होंगे उसको हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके तरीके में अगर नेट जीरो कार्बन इमिशन रखना चाहते हैं, नेट जीरो इमिशन कोई भी देश रखना चाह रहा है, तो उसको ये तरीके अपनाने होंगे। तो ये तरीका क्या है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है। तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर कर लिया जाए, फिर स्टोर कर लिया जाए, ठीक है, कहीं पे उसको भंडारित कर लिया जाए, संचित कर लिया जाए, ठीक। तो उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है, जैसे मान लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसके इमिशन अगर हो रहा है, तो एक नेचुरल तरीका है। नेचुरल तरीका क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही किया जाता है।
तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो है प्लांट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पौधों को लगाएं, आप ये दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जियो इंजीनियरिंग का जो है वो हेल्प लिया जाए। क्या, जो एटमॉस्फेरिक जो CO2 है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन है उसको जो है कैप्चर किया जाए और ज़मीन की सतह में जो रॉक हैं, जो चट्टाने हैं, उनमें उनको जो है दबा दिया जाए, ठीक है, उनमें दबा के स्टोर कर दिया जाए। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट है, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट है, वहाँ पे इन CO2 को जो है वो कैप्चर किया जाए और उन प्लांट को भेज दिया जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो एल्कोहल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, ठीक, वो जो है वो कैप्चर करें और उनका जो है निर्माण किस में करें, उनका यूज़ किस में करें, उनका जो निर्माण है वो प्लास्टिक बनाने में करें, एल्कोहल बनाने में करें, बायोफ्यूल्स बनाने में करें, ऐसा वो कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है क्या है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है। तो इसी में जो है थोड़ा सा एक टर्म ये है कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक। तो जैसे मैंने यूटिलाइजेशन के लिए क्या बोला कि इस जो ग्रीन हाउस गैस है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। क्या करने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने में, फ्यूल्स बनाने में, और जो अन्य जो मटेरियल्स हैं उनको बनाने में, और एल्कोहल बनाने में भी जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हैं कुछ तरीके हैं, और तरीके जैसे कि मैंने बताया कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप नेचुरल सोल्यूशन लीजिए, नेचर का तरीका, प्रकृति की सहायता से जो है वो CO2 को रिमूव कर सकते हैं। और वो तरीका क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाया जाए, और ये जो प्लांट हैं, प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा इस जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और जो है वो बाय स्टोरेज का काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया। और नेचुरल प्रोसेस जो है वो उतना अगर सक्षम नहीं है, उतना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग सोल्यूशन आप जो है वो कर सकते हैं। जियो इंजीनियरिंग की हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि पिछले वाली स्लाइड में मैंने बताया कि इसमें क्या है कि CO2 को जो है वो इंटेक किया जाए और उनको इन हेवी चट्टानों में दबा के स्टोर कर दिया जाए, भंडारित कर दिया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा कार्बन को जो है वो कैप्चर किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है। और इसके साथ में कैप्चर, स्टोरेज और इसके साथ में उनका जो है यूजेस भी किया जा सकता है, यूटिलाइज भी किया जा सकता है। और यूटिलाइज जो है किस रूप में किया जा सकता है, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं प्लास्टिक बनाने में, फ्यूल्स बनाने में और अन्य जो मटेरियल्स हैं उनके बनाने में, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब इसी क्रम में थोड़ा हम लोग IPCC की बात कर लें, ठीक है। तो IPCC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है IPCC का फुल फॉर्म। IPCC जो है 1988 में ये संस्था आती है, ध्यान दीजिएगा 1988 में आती है। और इसको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इस संस्था को, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ जो है व्यक्तियों को भी मिलता है और संस्थाओं को भी मिलता है। तो संस्थाओं में IPCC जो है वह संस्था है जिसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। इसकी स्थापना 1988 में होती है और इसकी स्थापना में जो है WMO मतलब कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनके मिली भगत से जो है IPCC की जो है स्थापना होती है। इनका काम होता है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण पे जो है असेसमेंट रिपोर्ट देना, ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है इनकी आती रहती है। तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2100 मतलब कि ये जो 21st सेंचुरी चल रही है, तो मतलब कि इस शताब्दी के ख़त्म होते होते अगर हमने 2 डिग्री से, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही हम बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री के बजाय अगर हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ाते हैं, तो जो समुद्र तल है उसको हम 10 सेंटीमीटर और नीचे रख सकते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर 2 डिग्री के बजाय अगर हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तापमान, तो जो समुद्र
जो सी राइज है, ठीक है, उसका जो लेवल है हम लोग 10 सेंटीमीटर नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कंपैरेटिव आप देख भी सकते हो, ये जो लेवल है, ठीक है, अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान जब बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से होगा क्या, ये जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, पिघलेंगे। और ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो इनका जो पानी है, इनका जो वाटर है वो जाएगा समुद्र में, और जब समुद्र में जाएगा तो सी का लेवल क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो यही बात जो है आईपीसीसी के द्वारा कही गई है कि अगर हम 21st सेंचुरी के ख़त्म होते होते अगर 2 डिग्री के बजाय अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सी राइज है वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर लोअर होगा। तो ये वाली कंडीशन हम ला सकते हैं, ठीक है, इसके बजाय। तो करना क्या होगा, हमें तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या, जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनके इमिशन को कम से कम करना होगा। या अगर इनका इमिशन हो गया है तो उसको इन्वायरमेंट से कैसे जो है हम ख़त्म करें, उस पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एनडीसी बोलिए या इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आईएनडीसी बोलिए, ठीक है, आईएनडीसी। जैसा कि मैंने बताया कि जो कोप 21 होता है, ठीक, कोप 21 जो कि पेरिस में 2015 में होता है, वहाँ पे बात ये आती है कि जो कुछ देश हैं, मतलब कि एक देशों का जो समूह है, उन्होंने यह बोला कि जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने की जो बात की जा रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1.5 डिग्री तक लाएंगे, जिसको हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो 1.5 डिग्री लाने वाले जो देश थे वो किस तहत आए, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत आए, ठीक है। तो इन्होंने ये एक रिजोल्यूशन लिया, ठीक, एक रिजोल्यूशन लिया कि हमारी जो कोशिश रहेगी वह यह रहेगी कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को और कम करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल स्टॉक टेक, जैसा कि लेक्चर की शुरुआत में मैंने बोला था कि जो भी देश इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में शामिल होते हैं, हर एक देश जो है वो लंबी चौड़ी बातें करता है कि इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उस पर हम सीरियस हैं और कमिटमेंट भी करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हम जो है इतना इसमें जो है पैसा लगाएंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और वो एक टारगेट भी फिक्स कर देते हैं कि या ये एक लक्ष्य भी देते हैं कि हम इतना जो है कार्बन इमिशन को कम करेंगे या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि बोलने को तो आदमी बोल देता है, लेकिन उसका रिव्यू भी तो होना चाहिए, उसकी समीक्षा भी तो होनी चाहिए कि जो आपने जो बात बोली थी उसमें से कितने बातों पे आप जो है वो खरे उतरे। तो इन्हीं बातों की समीक्षा के लिए हर 5 साल पे, ठीक है, क्या 5 साल पे रिव्यू होना जरूरी है, और इसी को बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, वह मैकेनिज़्म है जिसमें हर 5 साल पे जो देश जो कमिटमेंट दिए रहते हैं ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो गैस हैं उनके रिडक्शन को लेके या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के प्रोडक्शन को लेके, तो उनकी समीक्षा करना 5 साल पे, यही है ग्लोबल स्टॉक टेक। नेक्स्ट, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो सबके लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। अमीर देश हो, गरीब देश हो, सबके लिए ये जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, जब प्रॉब्लम कॉमन है फिर ये क्या है, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या मतलब है। डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, मतलब कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो पैसे वाले देश हैं, उनको एक अलग तरीके से या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ठीक है। जो गरीब देश है वो उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। अब बात आती है किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जा रही है वह ग्रीन टेक्नोलॉजी में पैसा लगाने की, ठीक। तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के प्रोडक्शन में, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा लगा सकते हैं,
ठीक है। और इस तरीके से उनके प्रोडक्शन मतलब ग्रीन जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ठीक, उसमें और एडवांसमेंट लाने के लिए, ठीक, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के प्रोडक्शन में और भी जो है मतलब कि उनके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें विकसित राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर इसके चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके कंपेयर में जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो गरीब देश हैं, वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनको तो अपने जो दैनिक जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनके पास तो अपने पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे वो एक तरीके का पैसा कैसे लगा सकते हैं। और एक और बात बोली जाती है कि जो औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति में जो आज की डेट में जो विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने जो भरपूर उसका फ़ायदा उठाया था और हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, ठीक है, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, या ये कहें कि रैपिड मैनर में जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया। और एक्सप्लॉयटेशन करके आज की डेट में वो क्या है, विकसित राष्ट्र हैं, धनी देश हैं। तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है अगर पर्यावरण को किया तो वो विकसित राष्ट्र हैं। तो उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो जिम्मेदारी है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो जो है वो क्लाइमेट चेंज के जो मेजर्स हैं, ठीक, उसको जो ग्रीन हाउस गैस हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है उसको कैसे कम से कम किया जाए, या जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं, ठीक, जो डिजास्टर है उसको कैसे कम किया जाए, उनमें पैसा देने जो है उनका बनता है। तो इसी वजह से ये जो बात की जा रही है कि जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो विकसित राष्ट्र हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो ज़्यादा पैसा दें, ठीक है, और विकासशील राष्ट्र हैं वो कम दें। तो इस तरह की बात जो है इसमें की जाती है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अब एक रिपोर्ट जो है 2021 में आती है। 2021 में क्या रिपोर्ट आती है, ध्यान दीजिएगा। ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, ठीक है, किसका, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, ठीक है। इनका कहना ये है कि अगर जो हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है, ठीक, लक्ष्य क्या रखा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है मैक्सिमम 2 डिग्री तक ही बढ़ाएंगे, उसके लिए आपको करना क्या होगा, 3x रिन्यूएबल, ठीक है। आखिर ये है क्या 3x रिन्यूएबल, इसका मतलब ये है कि 2030 तक, क्या 2030 तक आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसको 3 गुना प्रोडक्शन करना होगा। अगर हम 3 गुना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अगर 3 गुना प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है, नेट जीरो का कॉन्सेप्ट 2050 तक है, उसको नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो नेट जीरो का जो लक्ष्य ग्लोबल लेवल पे जो रखा गया है वो 2050 तक का वर्ष रखा गया है कि 2050 तक जो है वो नेट जीरो इमिशन करेंगे। लेकिन नेट जीरो इमिशन करने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वह क्या है कि 3x रिन्यूएबल, ठीक है। तो 3x रिन्यूएबल मतलब कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, विंड है, सोलर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इसके प्रोडक्शन को जो है 3 गुना बढ़ाना होगा, और वो भी कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो इस कैपेसिटी को जो है वो 3 गुना बढ़ाना है 2030 तक। अगर हम ये करेंगे तब जाके जो है नेट जीरो इमिशन का जो हमारा लक्ष्य है 2050 तक उसको हम अचीव कर पाएंगे। और जो एक कॉन्सेप्ट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लाना या रखना उस लेवल तक, तब ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यह हमारा वीडियो था COP से रिलेटेड। तो जो कुछ कीवर्ड्स थे उसको हमने डिस्कस किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।